नमस्कार दोस्तों, मैं देवनारायण आप सभी का देवमाला क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं समास का भेद में। आज समास के भेद में पढ़ाने वाले आपको हम पांचवा भेद पढ़ाने वाले हैं, द्वंद्व समास। दोस्तों, पांचवा भेद है द्वंद्व समास, और द्वंद्व समास भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से प्रश्न हर प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। कोई भी परीक्षा हो जहाँ हिंदी पूछी जाती हो, समास पूछा जाता हो, वहाँ द्वंद्व समास से उदाहरण जरूर पूछे जाते हैं। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए इसको हम देखते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि समास के जो भेद होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। तो अव्ययीभाव समास में क्या होता था? जिस समास में पहला पद प्रधान होता है उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। जिस समास में दूसरा पद यानी उत्तर पद प्रधान होता है उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। और जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है और विशेषण विशेष होता है वहाँ पे कर्मधारय समास होता है। और जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो, दूसरा पद संज्ञा हो, वहाँ पे द्विगु समास होता है। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद माने पूर्व पद और उत्तर पद समान प्राधान्यत्व और अधिकार रखते हैं। दोनों समास में कोई भेद नहीं होता है, दोनों समान, दोनों पद जो है समान रूप से प्रधान होते हैं। इसमें दोनों पदों की प्रधानता होती है, वहां पे द्वंद्व समास होता है। तो चलिए द्वंद्व समास का अर्थ देखते हैं। द्वंद्व समास का अर्थ होता है, द्वंद्व का अर्थ क्या होता है? युग्म या जोड़ा। द्वंद्व का अर्थ क्या होता है? युग्म या जोड़ा। जहां दो शब्दों का जोड़ा हो वहां पे द्वंद्व समास कहते हैं। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे बताते हैं कि द्वंद्व समास में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। द्वंद्व समास में दो पदों के बीच में योजक चिन्ह आ जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे पद होते हैं जहां पर योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है, फिर भी वहां पे जो द्वंद्व समास होते हैं। चलिए देखते हैं हम परिभाषा कि जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। तो दोस्तों, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं मतलब पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद प्रधान होते हैं वहां पे द्वंद्व समास होता है। इसके भेद है, द्वंद्व समास के भी 3 भेद बताए गए हैं: इतरेतर द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास और वैकल्पिक द्वंद्व समास। तो सबसे पहले हम देखते हैं इतरेतर द्वंद्व समास किसे कहते हैं। तो इतरेतर का अर्थ क्या होता है? जिसमें दोनों पदों का अर्थ अलग अलग होता है। जिसमें दोनों पदों का अर्थ क्या होता है? अलग अलग होता है। जैसे दो पद हैं उनमें हम समास कर रहे हैं तो दोनों पदों का अर्थ क्या होता है? अलग अलग होता है। वहां पे कौन समास होगा? इतरेतर द्वंद्व समास होता है। जैसे यहाँ समस्त पद लिखा गया है, यहाँ समास विग्रह लिखा हुआ है। और आप जानते ही हैं कि समास विग्रह करने में इसमें जो है योजक चिन्ह या कह सकते हैं समुच्चय बोधक शब्द जो और है उसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे देखिए समुच्चय बोधक चिन्ह है जिसको योजक चिन्ह भी कहते हैं। तो ये जो है जैसे है समस्त पद में माता पिता, तो समास विग्रह हो जाता है माता और पिता। माता और पिता तो दोनों क्या है? अलग अलग अर्थ होता है। माता का अर्थ अलग होता है, पिता का अर्थ अलग होता है, इसलिए इसमें इतरेतर द्वंद्व हो जाएगा। जहाँ माता पिता, माता और पिता, भाई बहन, भाई और बहन, दोनों देखिए दोनों का अर्थ अलग अलग है। भाई और बहन, गुण दोष, गुण और दोष, नर नारी, नर और नारी, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, ऊंच नीच, ऊंच और नीच, 25, 5 और 20, 5 और 20,
एक और लिख दे रहे हैं देवासुर, 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 देव और असुर लिख लीजिए, देव और असुर, देव और असुर मतलब देवता और राक्षस। यहाँ पे देखिए योजक चिन्ह नहीं प्रयोग किया गया, न यहाँ किया गया है न यहाँ किया गया है, फिर भी द्वंद्व समास है। तो ऐसा नहीं है कि जहाँ पे योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाए वहां द्वंद्व समास होगा। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ रहता है, फिर भी उसमें द्वंद्व समास होता है, संधि के माध्यम से जुड़े रहते हैं। यहाँ देखिए देवासुर, देव और असुर मतलब देवता और राक्षस दोनों अलग अलग हैं, दोनों का अर्थ अलग है, इसलिए 73 द्वंद्व समास हो जाएगा। इसके बाद मैं कुछ और एग्जाम्पल दे दिया हूँ एक्स्ट्रा में, जैसे देश विदेश, देश और विदेश, देश विदेश, देश और विदेश समास विग्रह बताते जा रहा हूँ, समास पद में लिख दिया। राजा प्रजा, राजा और प्रजा, साग पात, गाँव नहीं कहते हैं साग पात बना खा लीजिए, भाई मुर्गा मसाला मुर्गा मीट नहीं बनाया है, क्या बनाए साग पात बनाए खा लीजिए। तो साग पात, साग और पात, नमक मिर्च, नमक और मिर्च, नमक और मिर्च, लोटा डोरी, लोटा और डोरी, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, माँ बाप, माँ और बाप, भला बुरा, भला और बुरा, अपना पराया, अपना और पराया। तो यहाँ पे देखिए ये समास पद दिया गया है, समास विग्रह मैंने बोल दिया है, एक बार फिर से नोट कर लीजिए। देश विदेश, देश और विदेश, राजा प्रजा, राजा और प्रजा, साग पात, साग और पात, नमक मिर्च, नमक और मिर्च, लोटा डोरी, लोटा और डोरी, पाप और पुण्य, पाप और पुण्य हो गया, माँ बाप, माँ और बाप, भला बुरा, भला और बुरा, अपना पराया, अपना और पराया। दोस्तों मैं कोशिश किया हूं कि द्वंद्व समास के अधिक से अधिक उदाहरण आपको दे दूं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उन्हीं उदाहरण को मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूं। तो इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण मैं दे रहा हूं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाए हैं, ये सब आपको लिखवा रहा हूं मैं। इसके बाद दोस्तों समाहार द्वंद्व समास, जहां पे समूह का बोध किया जाता है वहां पे समाहार द्वंद्व समास होता है। कहा गया है समस्त पद दिया गया है, समास विग्रह दिया गया है, इसके बाद जो अर्थ है उनको भी लिखा दिया गया है। तो जैसे कहा जाए अन्न जल, अन्न जल, अन्न और जल, अन्न माने खाना भोजन या जैसे गेहूं चावल सब अन्न होते हैं, जल माने पानी होता है। तो अन्न जल, अन्न और जल, अन्न और जल, अन्न और जल से किसी समूह का बोध हो रहा है, किसी समाहार का बोध हो रहा है, इसलिए द्वंद्व समास में कौन होगा, समाहार द्वंद्व समास होगा। ये देखिए संपूर्ण भोजन अर्थ में है, अन्न जल जो है संपूर्ण भोजन अर्थ में है, इसलिए समाहार द्वंद्व समास है। रुपया पैसा, रुपया और पैसा, रुपया और पैसा संपत्ति अर्थ में नहीं लोग कहते हैं आपके पास कितना रुपया पैसा हो, यदि आप सामाजिक नहीं हो तो अच्छे इंसान नहीं कह जाते। तो रुपया पैसा माने यदि आपके पास संपत्ति हो तो हर चीज संपत्ति से आप खरीद नहीं सकते हैं, किसी को दिल को नहीं जीत सकते संपत्ति से, इसलिए कहा गया है कि रुपया पैसा, रुपया और पैसा ये संपत्ति अर्थ में, किस अर्थ में है, संपत्ति अर्थ में है, किसी समूह का बोध करा रहे हैं, किसी समाहार का बोध करा रहे हैं, इसलिए इसमें समाहार द्वंद्व समास हो जाएगा। कपड़ा लत्ता, गांव नहीं बोलते हैं कपड़ा लत्ता सिला लिए हैं, कपड़ा लत्ता है कि नहीं। तो कपड़ा लत्ता से क्या बोध होता है, केवल कपड़े का नहीं होता, कपड़ा लत्ता का अर्थ क्या होता है, पहनने के जितने सामान है सब हमने खरीद लिया है। कपड़ा लत्ता वस्त्र अर्थ में, वस्त्र अर्थ में है कि वस्त्र जितने पहनने वाले हैं उनको मैंने खरीद लिया है, मतलब कपड़ा लत्ता पूरा हो गया है।
दाल रोटी नहीं कहते हैं। अरे भैया आपका काम धाम चल रहा है, तो लोग कहते हैं हाँ दाल रोटी चल जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि संपूर्ण भोजन जो है, जो खाने पीने की वस्तुएं हैं, उतना कमा ले रहा हूँ कि उतना खरीद लूँ, इतना पैसा कमा ले रहा हूँ कि दाल रोटी चल जाए, मतलब खाने पीने की व्यवस्था हो जाए। तो दाल रोटी भी संपूर्ण भोजन का समाहार का समूह का बोध करा रहा है, भोजन का बोध करा रहा है, इसलिए इसमें समाहार द्वंद्व समास होगा। फल फूल नहीं कहते हैं अरे भैया फल फूल खाते रहिए। फल फूल खाने का मतलब क्या है कि फलों में जितने फल होते हैं, अधिक से अधिक फल को खाते रहिए। सेब संतरा मौसमी अनानास केला, जितने फल हैं सब फल फूल। खाली फल फूल कह दिया जाए तो पूरे फलों का बोध हो जाएगा, संपूर्ण फलों का बोध हो जाता है, ये तो समाहार का बोध हो जाता है। तो फल फूल, फल और फूल संपूर्ण फल अर्थ में है, कहा सुनी नहीं कहते हैं। आज फलनवा मिला था चौराहे पर, उससे कहा सुनी हो गई। कहा सुनी का अर्थ क्या होता है, झगड़ा अर्थ हो गया। क्या हो गया, झगड़ा। फलनवा से चौराहे पे भेंट हुए थे, उससे कहा सुनी हो गई। इसका मतलब क्या है, कहा सुनी का अर्थ क्या हुआ, संपूर्ण अर्थ में, या कह सकते हैं समाहार अर्थ में, तो ये हो जाएगा झगड़ा अर्थ में हो जाएगा। गाय भैंस, गाय और भैंस, गाय और भैंस का अर्थ होता है मावेशी अर्थ में, मतलब गाय भैंस में सारे जानवर आ जाएंगे, ठीक है, एक समूह का बोध करा देगा। आगा पीछा, आगा और पीछा, नोन तेल, नोन और तेल संपूर्ण गृहस्थी अर्थ में। नहीं कहते हैं भैया कि नहीं कमाएंगे धमाएंगे तो घर का नून तेल कैसे चलाएंगे। नहीं कहते हैं इसकी शादी उदी कर दीजिए तब इसको समझ में आएगा, जब गृहस्थी संभालना पड़ेगा ना तब इसको नून तेल का भाव पता चलेगा, अभी नहीं कुछ पता चल रहा है। तो नून तेल का अर्थ क्या होता है, गृहस्थी अर्थ में है। लोग कहते नहीं जिस दिन नून तेल चलाना पड़ेगा ना उस दिन तुमको समझ में आएगा गृहस्थी क्या होता है। तो ये गृहस्थी जो है, ये नून तेल का संपूर्ण अर्थ गृहस्थी में है। गृहस्थी को चलाना हो उसे नून तेल चलाना कहते हैं, मतलब आपको जो है नून और तेल, नून मान नमक होता है, नमक तेल। इसके बाद वैकल्पिक द्वंद्व समास है। वैकल्पिक अर्थ क्या होता है, यहाँ वैकल्पिक द्वंद्व समास में क्या होता है, दो विरोधी भावों का बोधक होते हैं। दोनों जो शब्द होते हैं, जो पूर्व और उत्तर पद होते हैं, वो दोनों विरोधी होते हैं। क्या होते हैं, दोनों विरोधी के बोधक होते हैं, एक दूसरे का विरोध करने वाले होते हैं। तो वहां पे वैकल्पिक द्वंद्व समास हो जाता है। दोस्तों परीक्षा में इस तरह पूछा जाए इतरेतर समाहार वैकल्पिक तो अच्छी बात है, लेकिन अक्सर जो है केवल द्वंद्व समास पूछा जाता है। कोई भी एग्जाम्पल इसमें दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा इसमें कौन समास है, तो द्वंद्व समास का ही नाम आएगा। अलग अलग से इतरेतर समाहार और वैकल्पिक का नाम नहीं आता है। लेकिन थोड़ा बारीकी पूछ ले कभी तो वो यहाँ से बना सकता है प्रश्न, इसलिए मैंने दोनों तरीके से बता दिया। जिसमें से पूछेगा द्वंद्व समास का द्वंद्व समास का उदाहरण है, तो इसमें से कोई भी बता देंगे द्वंद्व समास का उदाहरण है, ठीक है। परीक्षा में आपसे नहीं पूछा जाएगा त्रियतर द्वंद्व है कि समाहार है कि वैकल्पिक है, लेकिन जानते रहिए अधिक ज्ञान ही अच्छा होता है, अधूरा ज्ञान अच्छा नहीं होता है। इसलिए मैं आपको संपूर्ण ज्ञान दे रहा हूँ, जितने द्वंद्व समास से जो प्रश्न बनते हैं हर तरीके से मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो यहाँ वैकल्पिक द्वंद्व समास का अर्थ किया था दो विरोधी भावों का बोधक होते हैं, जो दोनों पद होते हैं पूर्व पद उत्तर पद, ये आपस में विरोधी होते हैं, विरोधी भाव के बोधक होते हैं। जैसे समस्त पद है, समास विग्रह है, जैसे छोटा बड़ा, छोटा और यहाँ नहीं जोड़ा जाए या बड़ा, छोटा या बड़ा, छोटा या बड़ा, भला बुरा, भला या बुरा, मोटा पतला, मोटा या पतला, ठीक है। विकल्प हो गया या जो होता है ये विकल्प का बोधक होता है, या विकल्प का बोधक होता है। तो यहाँ या विकल्प का बोधक होता है, इसलिए वैकल्पिक द्वंद्व समास हो गया। कहा जा रहा है छोटा या बड़ा, छोटा बड़ा, छोटा या बड़ा, भला बुरा, भला या बुरा, मोटा पतला, मोटा या पतला। यहाँ आप देखिए जो या दिख रहा है ये आपका क्या है,
ये या को वैकल्पिक का बोधक होता है, या विकल्प बता रहा है, या अथवा का बोध करा रहा है। भूखा प्यासा, भूखा या प्यासा, भूखा या प्यासा, आज कल, आज या कल, इधर उधर, इधर या उधर। नहीं कहते हैं यार क्या इधर उधर घूम रहे हो, आओ कुछ पढ़ते ही हैं। इधर उधर माने क्या, इधर या उधर। ये कहते हैं या तो तुम इधर आ जाओ या तो तुम उधर आ जाओ। मतलब क्या है, विकल्प है। विकल्प है कि या तो तुम उधर चले जाओ या तुम इधर, चाहे इस टीम में चले जाओ तो हमारे टीम में आ जाओ। मतलब क्या है, विकल्प है। सुख दुख, सुख या दुख विरोधी है कि नहीं, या तो सुख ही आ रहेगा या तो दुख ही होगा। दोनों एक साथ तो आएंगे नहीं, सुख भी रहे दुख भी रहे। एक या तो दुख होगा या तो सुख होगा, या तो भूखा होगा या तो प्यासा होगा। ठीक है, आज होगा या कल होगा, दोनों एक दिन नहीं होगा, इसलिए दोनों विरोधी कहा जा रहा है। छोटा होगा या तो बड़ा होगा, भला होगा या तो बुरा होगा, मोटा होगा या तो पतला होगा। एक ही आदमी क्या मोटा भी होता है पतला होता है, नहीं होता है ना, दोनों विरोधी होते हैं। छोटा जो होगा वो तो बड़ा होगा नहीं, विरोधी वर्ग नहीं हुआ। आज है तो कल है, दोनों एक चीज तो होगा नहीं, आज कल। इधर चाहे उधर, दोनों एक तो होगा नहीं, दोनों विरोधी होंगे। इस प्रकार दोस्तों ये थे आपके द्वंद्व समास। और मैं साइड हो जा रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खूब अच्छा सा नोट्स बना लीजिए। यहाँ से प्रश्न द्वंद्व समास पे से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्न एक भी आपके इससे बाहर नहीं जाने वाला है, ये मैं गारंटी लेता हूँ, ये दावा करता हूँ। यदि आप भाव को समझ जाएं, नियम को, परिभाषाओं को समझ जाएं, तो आप द्वंद्व समास गलत नहीं करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। पूर्व पद उत्तर पद दोनों पद जो होते हैं वो प्रधान होते हैं। इसमें दोनों पदों का समान महत्व होता है, समान प्रधानत्व होता है। द्वंद्व समास के तीन भेद बता दिए गए, इतरेतर द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास और वैकल्पिक द्वंद्व समास। तो इतरेतर में क्या था, इतरेतर में क्या था कि इतरेतर में क्या, इतरेतर का अर्थ होता है इसमें दोनों पदों का अलग अलग अर्थ होता है। इसमें दोनों पदों का अर्थ क्या होता है, अलग अलग होता है। आप देख लेंगे माता का अर्थ अलग, पिता का अर्थ अलग, ऐसे ऐसे जितने भी उदाहरण दिए गए हैं इसमें दोनों पदों का जो अर्थ होता है वो अलग अलग होता है। देश है तो विदेश अलग अलग अर्थ है कि नहीं, राजा प्रजा क्या सबका एक ही अर्थ नहीं है, माँ बाप सबका अलग अलग अर्थ होता है, दोनों पदों का अलग अलग अर्थ होता है। तो होता इतरेतर द्वंद्व समास। जहाँ पे किसी समूह या समाहार का बोध कराया जाता है वहाँ पे समाहार द्वंद्व समास होता है, और जहाँ पे विकल्प बताए जाते हैं या चिन्ह लगाए जाते हैं वहाँ पे वैकल्पिक द्वंद्व समास होते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही है। मेरे द्वारा पढ़ाया गया जो ये द्वंद्व समास है, मुझे आशा है कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। यदि आपको न समझ में आया होगा तो मैं वीडियो को दोबारा देखिएगा, और नहीं समझ में आएगा तो मैं एक डाउट क्लियर का एक वीडियो बनाऊंगा। जितने टॉपिक हैं जहाँ जो जो डाउट है उनको मैं एक वीडियो में बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी, और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतने बहुत है। धन्यवाद दोस्तों, वंदे मातरम।